हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? मस्त हैं आप लोग? ठीक ठाक? कोई दिक्कत? अच्छा, दिवाली की तैयारी में लगी ला। चला भैया वो पूरा कला। देखें, मैं प्रमोद सिंह द स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ बेटा। आप वीडियो को ज़रूर देखें, अंत तक देखें। चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट तो बनता है। अब देखो बेटा, इसके पहले वीडियो में हमने आप लोगों को न्यूटन के नियम के बारे में पढ़ाया था कि उनके गति विषयक नियम क्या हैं, गति के संबंधित जो नियम है वो क्या है। आज देखें, वहाँ पर कुल मिला जुलाकर बल की कहानी बताई गई। अब हमको उसी बल को आगे बढ़ाना है बेटा। तो देखिए, हमने यहाँ लिखा बल, फोर्स। हमारे यहाँ कुल बल कितने तरह के होते हैं? तो देखिए, मुख्य रूप से बल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं बेटा। एक को हम बोलते हैं क्षेत्रीय बल, एक होता है बेटा संपर्क बल, और एक होता है खिंचाव बल। क्षेत्रीय बल किसे कहते हैं? जब दो वस्तु या दो से अधिक वस्तुओं के बीच बल इस प्रकार कार्य करता है कि वो दोनों एक दूसरे से किसी निश्चित दूरी पर होते हैं, उनके बीच में कोई संबंध नहीं होता, एक निश्चित दूरी पर होते हैं, तो उनके मध्य लगने वाले बल को हम लोग क्षेत्रीय बल कहते हैं। जैसे क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, पढ़े हैं ना? अच्छा, कोरोना काल में स्कूल में नहीं गेला, ठीक चला। ये भी एक याददाश्त रहेगी भैया कि कोरोना काल में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितने लोग बिना एग्जाम दिए पास हो गए। चलिए, तो मैं बताता हूँ। जैसे बेटा कोई चीज़ है, अगर ये पेन है, यहाँ से हम लोग यहाँ रखे हैं, छोड़ दीजिए, ये नीचे चली जाएगी। तो ये पृथ्वी का जो गुरुत्व का आकर्षण है, यही गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसमें जो है वस्तु अलग अलग होती हैं, लेकिन उनके बीच बल कार्य करता है। यही चीज़ वैद्युत बल है और यही चुंबकीय बल है। तो इन बलों को बेटा हम लोग क्षेत्रीय बल कहते हैं। आया समझ में? ओके बेटा। अब देखें, गुरुत्वाकर्षण बल तो क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये दोनों बल जो हैं कक्षा 12 में आपको पढ़ाए जाएंगे। ये कक्षा 11 में है, दोनों 12 में है। तो आगे जो लेसन गुरुत्वाकर्षण है उसमें हम पढ़ाएंगे इसको। अब हम लोग इधर आते हैं संपर्क बल पर। संपर्क बल का मतलब है कि जिन दो वस्तुओं के बीच में बल कार्य करता है वो आपस में संपर्क में होती हैं। जैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति को धक्का दे रहे हैं, तो वहाँ खड़ा आप यहाँ से धक्का नहीं दे सकते ना, जब आप उसको संपर्क में जाएंगे, टच करेंगे, तभी धक्का दे पाएंगे। तो ऐसे जो बल कार्य करते हैं कि दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आने के बाद बल लगता है, उसी को बेटा हम संपर्क बल कहते हैं। अब देखें, संपर्क बल में इस सारे बल पढ़ाए जाते हैं बेटा। अभिलंब प्रतिक्रिया बल, आवेग या आवेगी बल, घर्षण बल, दो या दो से अधिक पिंडों के मध्य संपर्क बल, या आभासी बल। ये जितने हैं ये सब संपर्क बल हैं बेटा। और तीसरा है खिंचाव बल, जिसको इसमें तो केवल एक ही पढ़ाया जाता है, तनाव बल। जैसे किसी तार को हम लोग खींचते हैं, किसी रस्सी को खींचते हैं, तो रस्सी के अंदर जो बल उत्पन्न होता है बेटा वो तनाव बल होता है। टेंशन जिसको बोलते हैं भाई, टेंशन से तो आप लोग खुद ही परिचित हैं? हर बात में बोलते हैं कि अरे यार आज बहुत टेंशन है, बात मत करो, बहुत टेंशन है। तो टेंशन में तो हमेशा आप लोग रहते हैं, इसको समझने में क्या दिक्कत है? तो टेंशन है, ये है? ये तो आप ही लोगों के साथ लगा हुआ है। तो यही हमारे पास बल हैं बेटा। अब देखें हम लोग, ये तो कक्षा 11 के अगले लेसन हैं जो उसमें पढ़ाया जाएगा। ये दोनों कक्षा 12 में पढ़ाए जाएंगे, तो इनका काम खत्म हो गया बेटा। अब हमको पढ़ना इन्हीं लोगों के बारे में, यहीं से शुरू करना है। तो पहले हम पढ़ेंगे
अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है, कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल किसको कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बेटा इसी अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बारे में शुरू करते हैं कि अभिलंब प्रतिक्रिया होता क्या चीज़ है और कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखें आप, यह बेटा आपका अभिलंब प्रतिक्रिया। अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अगर इसकी अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो बेटा लिख सकते हैं नॉर्मल री एक्शन फोर्स। ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। अब देखिए रियल में होता क्या है बेटा। देखिए फोर्स को हमारे यहाँ एक प्राथमिक बल कहते हैं और एक द्वितीयक बल कहते हैं। प्राथमिक बल क्या होता है बेटा और द्वितीयक बल क्या होता है। देखिए जिसको प्राथमिक बल बोलते हैं वो हमेशा वस्तु के साथ रहता है। कुछ लोग आंतरिक बल भी कहते हैं। जैसे आप ऐसे नॉर्मली खड़े हो, आपको लगे कि आप पीछे से कोई आपको धक्का देना चाहता है तो आपके बॉडी पर अपने आप बल डेवलप हो जाए, अंदर से बल आप टाइट हो जाएंगे। कहो कि धक्के आवाज आप हैं। तो ये जो टाइट होना है ये आंतरिक बल है और बाहर से जो लगा रहा है वो द्वितीयक बल है। तो यहां देखिए अगर कोई वस्तु है बेटा, कोई भी पिंड है जिसका द्रव्यमान यम है, तो जो इसका भार होगा, अगर पिंड का द्रव्यमान आपका यम है तो जो इसका भार होगा बेटा यम जी हमेशा कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। और इस पृष्ठ का भाई जिस पर रखे वो भी तो लगाएगा ना। जैसे आप किताब को टेबल पर रखे हैं तो किताब का जो वजन भार है नीचे लग रहा है, तो टेबल भी तो ऊपर बल लगाएगा किताब पर, जिसको प्रतिक्रिया बल कहते हैं हम लोग। और ये प्रतिक्रिया बल हमेशा बेटा पृष्ठ के लंबवत होता है। कैसा होता है, अगर ये पृष्ठ है तो हमेशा इससे 90 डिग्री पर ऊपर लगेगा, इसीलिए इसका नाम अभिलंब प्रतिक्रिया है कि प्रतिक्रिया बल हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत कार्य करता है। अब अगर ये वस्तु संतुलन में है, यम द्रव्यमान का पिंड जो है संतुलन में है, कहीं इधर उधर हिल डुल नहीं रहा है, तो इसका मतलब होगा बेटा यन बराबर क्या होगा, यम जी होगा। यही प्रतिक्रिया बल है। तो प्रतिक्रिया बल हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होता है और कहीं भी क्रिया होगी तो उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, लेकिन वो प्रतिक्रिया जो होती है पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। यही अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। जैसे आप कहें कि सर यहाँ पर कोई पृष्ठ ऐसे पिंड रखा गया, ऐसे है, देखें अगर इसका भार यहाँ mg नीचे लगेगा, ये तो हमेशा नीचे लगेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा कि mg हमेशा जहाँ भी वस्तु रखेंगे वहीं से नीचे कार्य करेगा। अब देखें इसका प्रतिक्रिया बल अब इस पृष्ठ के अभिलंबवत इस पर 90 डिग्री बनाएगा, ऐसे होगा। ये प्रतिक्रिया बल हो गया भैया। कुछ लोग प्रतिक्रिया बल को R से लिखते हैं, कुछ लोग N से लिखते हैं। बेटा हम यहाँ N लिख रहे हैं, ये प्रतिक्रिया बल है। देखें जब तल क्षैतिज था तो आपने N बराबर mg लिख दिया, लेकिन यहाँ पर ये N बराबर mg नहीं होगा बेटा, क्योंकि N की दिशा और mg की दिशा अलग अलग है। जब यह ठीक विपरीत था तब तो आपने N बराबर mg लिख दिया। यहाँ हम यही केवल कर सकते हैं कि N बराबर mg नहीं है। अब कितना है ये बाद में आपको बताया जाएगा, बस इतना जान लीजिए कि यहाँ पर N बराबर mg नहीं होगा, लेकिन जब क्षैतिज तल होगा तो N बराबर mg होगा।
तो अभिलंब प्रतिक्रिया यही होता है बेटा कि अभिलंब प्रतिक्रिया किसे कहते हैं। आप कहेंगे जब किसी पृष्ठ पर क्रिया किया जाता है तो पृष्ठ द्वारा वस्तु पर लंबवत दिशा में लगाए गए बल को अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं, चाहे अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया हो? कहीं भी कोई भी वस्तु है बेटा, जब वो एक्शन में आएगी तो उसका जो रिएक्शन होगा वही प्रतिक्रिया होगा और ये ऊपर की तरफ कार्य करेगा। कोई डाउट? चलें ठीक है, जब इसको एक बार दो बार सुनेंगे, देखेंगे, करेंगे, सबसे ज़रूरी करना है बेटा, सुनना, देखना, करना, ये 3 मंत्र याद रख लीजिए, आप हमेशा सफल रहेंगे हैं। और एक होता है कि इधर से सुनना, इधर से निकालना, आंख बंद करके देखना, ये सब जब काम होगा तब तो समस्या बन ही रहेगी। अब देखो बेटा, हम यहाँ एक चीज़ पढ़ाएंगे, मुक्त आरेख या मुक्त पृष्ठ आरेख भी बोलते हैं। मुक्त आरेख, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेटा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त पृष्ठ आरेख कहते हैं, चाहे मुक्त आरेख भी बोलिएगा। तो ये मुक्त आरेख क्या होता है बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, इसी के बारे में आपको पहले मैं आज पढ़ाऊंगा। और अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई बेटा तो समझ लें न्यूटन्स लॉ का बहुत कुछ समझ में आ गया। अब देखें मुक्त आरेख या फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या चीज़ है बेटा। अगर इसको लिखा जाए तो लिखते हैं, यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों को उनकी दिशा द्वारा प्रदर्शित किया जाए या किया जाए तो उसे उस पिंड का मुक्त आरेख कहते हैं। मुक्त आरेख कहते हैं। ये क्या कह रहा है बेटा कि अगर किसी वस्तु पर, कोई वस्तु ले लीजिए, जैसे आप कहते हैं कि यहाँ पर ये यम द्रव्यमान का पिंड रखा गया है, ये क्षैतिज तल पर है बेटा, क्षैतिज तल पर, और इसका भार mg नीचे लगेगा, प्रतिक्रिया बल ऊपर लगेगा। एक आदमी इधर से इसको बल F लगाकर खींचता है, एक इधर से F लगाकर खींचता है। तो अब इस पर कुल कितने बल कार्य कर रहे हैं? 4 बल। अब चारों बलों की इसकी दिशा में आपने दिखा दिया, तो इसी को हम लोग मुक्त आरेख कहते हैं बेटा। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों को उनकी दिशा के रूप में अगर प्रदर्शित कर दिया जाए, उनकी दिशा के रूप में अगर दिखा दिया जाए, तो जो भी आरेख बनेगा उसी को हम लोग मुक्त आरेख कहते हैं। तो पहले तो आप लोग ये जैसे भी स्क्रीनशॉट ऐसे में बोल दिया है, लिख लीजिए। अब मुक्त आरेख कैसे कैसे बनाते हैं हम 1-2 फिगर में आपको समझाते हैं बेटा। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा
हर बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आएगा, बहुत बार मिलेगा आपको बनाने के लिए। तो इसलिए ये क्लियर हुआ भैया? ठीक, देखें आप बेटा, हम इसको हटाएंगे और कहीं डाउट हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स कर लीजिए। अब देखो बेटा, मुक्त आरेख के बाद जब हम चलेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी, अगर अभी जैसे हमने बताया था, अगर एक ही ये पिंड कोई रखा गया है, देख लीजिए ध्यान से, इसका मास यम है। अब कहा जाए इसका मुक्त आरेख बनाइए, तो एक तो सर्वविदित है बेटा कि इस ब्लॉक का जो भार होगा mg नीचे लगेगा, इस पिंड का भार नीचे लगेगा और अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर लगेगा। ये इसका मुक्त आरेख हो गया, बस यही करना है। अब अगर इस संतुलन में है, भाई कहीं मोशन तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर n बराबर क्या होगा, mg होगा। अब यहाँ आ जाइए, जैसे आप कहते हैं बेटा कि एक ब्लॉक ये है जिसका मास m1 है, इसके ऊपर एक ब्लॉक और रख दिया गया ये जिसका मास m2 है। अब ये कहते हैं कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बने, इसका मुक्त आरेख खींचिए। तो आप देखें यहाँ कितने संपर्क तल हैं। एक तो यहाँ संपर्क तल है, तो एक प्रतिक्रिया जो है, जो n1 आप दिखा रहे हैं ना, यहाँ भी आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर m1 और इस जमीन या टेबल जो भी आप कह लीजिए के बीच का प्रतिक्रिया बल n1 है। m1 और m2 यहाँ संपर्क में है, यहाँ भी प्रतिक्रिया बल लगेगा बेटा, ये आपका n2 मान लीजिएगा। अब अगर आपको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त आरेख m2 का, देखिए m2 का मुक्त आरेख क्या होगा बेटा, ये m2 है, इसका वेट कहाँ लगेगा, इसका भार m2g नीचे लगेगा, और जो n2 इसके बीच में प्रतिक्रिया बल है इसके लिए कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। तो अब यहाँ पर संतुलन की अवस्था में n2 बराबर m2g होगा। क्लियर है, बोलें आप, n2 बराबर m2g होगा बेटा। अगर हम लिखें m1 का मुक्त आरेख, अब देखो बेटा, जब m1 का निकालेंगे, ये आपका m1 हो गया, m1g नीचे लगेगा, जो जमीन का नॉर्मल n1 है इसके लिए ऊपर लगेगा, n1 ऊपर हो गया। लेकिन जो m2 और m1 के बीच का प्रतिक्रिया बल है n2, देखो बेटा m2 के लिए ऊपर लग रहा था, लेकिन m1 के लिए कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, तो यहाँ पर ये नीचे हो जाएगा n2। देखें, अब यही सब चीज़ समझने वाली होती है बेटा। ऊपर वाले पिंड के लिए n2 की दिशा ऊपर थी और नीचे वाले पिंड के लिए n2 की दिशा नीचे हो गई। अब ये ऑर्डर हो गया। अब देखिए यहाँ पर n1 ऊपर लग रहा है, n2 और m1g नीचे लग रहा है, तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा बेटा, n1 बराबर n2 प्लस m1g। अब यहाँ n2 का मान बेटा m2g है, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं n1 बराबर m2g प्लस m1g। क्लियर हुआ? तो जो जमीन का नॉर्मल होता है बेटा, वो उन दोनों के भार के योग के बराबर होता है, दोनों के भार के योग के बराबर होगा। क्लियर हुआ?
का हो गया ना। अब देखो बेटा एक और हम बताते हैं कि अगर इसको नोट कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ही फिगर देख लें आप। यहां पर देखो बेटा एक ब्लॉक है, ये इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इसके ऊपर एक रखा गया है, इसका मास m3 है। अब देख लें 3 ब्लॉक हो गए आपके। अब यहां 3 संपर्क तल भी हो गया बेटा। अगर 3 संपर्क तल हो गया तो 3 प्रतिक्रिया बल भी लगेगा। अब देखें यहां का जो प्रतिक्रिया है n1 है, यहां का क्या मान लीजिएगा n2, और यहां का क्या मान लीजिएगा n3। ये 3 हो गए। अब अगर लिखा जाए, देखें बेटा ये हो गया ना, चलिए यहीं देख लीजिए m3 का मुक्त आरेख। अब ये m3 बना लीजिए। m3 का भार कहाँ लगेगा बेटा, m3g नीचे लगेगा, और जो m3 प्रतिक्रिया बल है कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। अगर ये संतुलन में है अगर ये लोग संतुलन में हैं तो वैल्यू क्या होगी बेटा, अगर ये संतुलन में होगा तो आपको क्या मिलेगा, m3 बराबर m3g। कितना हो जाएगा ये, m3 बराबर m3g। क्लियर हुआ। तो बेटा ये m3 बराबर m3g हो गया। क्लियर। तो ये तो हमारा m3 का मुक्त आरेख है बेटा। अब आप देखो, और हम लिखते हैं m2 का मुक्त आरेख क्या होगा भैया, देखें आप, ये m2 है। अब इसका भार तो हमेशा जीवन भर बेटा किसी का भार नीचे लगता है, लेकिन जो n2 है, m1 और m2 के बीच का प्रतिक्रिया बल ये ऊपर लगेगा। n2 ऊपर हो गया, लेकिन देखें m2 और m3 के बीच का प्रतिक्रिया बल जो था m3 के लिए ऊपर लग रहा था, तो और m3 के लिए ऊपर था तो m2 के लिए कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। देख लें m3 जो है m3 के लिए ऊपर लग रहा था, और इसके लिए कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। क्लियर हुआ। अब यहां देखो बेटा, ऊपर एक बल लग रहा है n2 और नीचे 2 लग रहे हैं, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, n2 बराबर n3 प्लस m2g। क्लियर हो भैया। कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ये इसकी सिचुएशन होगी। m3g हो गया। अब आप देखो बेटा, अगर हम m1 का बनाते हैं, देख रहे इसमें हमने लिखा है अब m1 का मुक्त आरेख अगर बनाएंगे आप, देख लें, तो आप यहाँ m1 दिखा दीजिए, नीचे लगेगा बेटा m1g, ऊपर लगेगा n1, और यहाँ देखें m2 और m1 के बीच का जो संपर्क बल है n2, m2 के लिए ऊपर लग रहा था, तो इसके लिए कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। अब यहाँ भी देख रहे हैं n1 ऊपर है,
M1G और N2 नीचे है, तो यहाँ भी हम लोग लिखते हैं संतुलन में क्या होगा बेटा, N2 प्लस M1G हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू आ गई, है समझ में। अब N1 N2 की वैल्यू अगर रखेंगे आप, जैसे आप देख लें, इसको समीकरण 1 लिख लीजिए, इसको 2 लिख लीजिए, इसको 3 लिख लीजिए, और यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो जाए बेटा, N1 बराबर N2 का मान यहाँ से रख दीजिए, तो N2 का मान कितना हो जाएगा, N3 प्लस M2G प्लस M1G। और अगर यहाँ से N3 का मान रख दें हम लोग, तो N1 बराबर क्या मिलेगा बेटा, M3G प्लस M2G प्लस M1G। ये हमारा टोटल भार हो गया, यही है। तो हमेशा हम लोग यही प्रतिक्रिया बल की बात करते हैं। अब बेटा इसको आप कायदे से कुछ अपने से खींचिए, बनाइए। अगले वीडियो में जो है मैं आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न कराऊंगा, इसके बाद तब आगे कुछ पढ़ाया लिखाया जाएगा। तो इससे संबंधित जब प्रश्न हो जाएगा तब फिर दूसरे बल की बात शुरू होगी। इसी तरह एक एक करके बल आपका आगे बढ़ता रहेगा। तो आप लोग प्रयास करके इसको ईमानदारी से पढ़िए, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। धन्यवाद।